समर्थ स्टडी पॉइंट की क्लास 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो एलडीसी के सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी पर आधारित कॉमन प्रॉब्लम। देखिए, हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पहले पढ़ेंगे और उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम दृष्टि रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं। फिर हम उन्नयन कोण के बारे में पढ़ेंगे, अवनमन कोण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल केस पर भी बात करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए। स्पेशल केस कब काम आएंगे? जिस एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग यानी जिस परीक्षा में समय कम हो, समय कम मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब हम स्पेशल केस यूज करेंगे। बाकी जैसे आपके एलडीसी एग्जाम का नेचर है वो टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां पर अगर आपको स्पेशल केस ध्यान में भी नहीं हो, अगर ये स्पेशल केस नहीं ध्यान में हो, फिर भी आप इन तीनों के बारे में अगर डिटेल से अगर आप समझ गए, और इससे पहले की क्लासों में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया था मैंने, त्रिकोणमितीय अनुपात और टेबल, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर इस जो चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप गलत नहीं कर पाएंगे। एक और बात कि पिछली क्लास 5 में एक जगह पर मैंने साइन 45 डिग्री को 1 लिख दिया था। आप उसको थोड़ा ठीक कीजिएगा। साइन 45 डिग्री 1 नहीं होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। साइन 45 है 45 डिग्री, वो होता है 1/√2। तो ये थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी। हालांकि मैंने उस क्लास के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कमेंट कर दिया था, फिर भी आप ध्यान रखिएगा साइन 45 डिग्री 1 नहीं होता है। tan 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री, इनका मान हमेशा 1 होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम जो ये टर्म्स आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम सीधा फिर क्वेश्चन करेंगे और कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब है कि जब कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है, तब प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये इसकी आंख है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट माने ये P1 मान लेता हूं, तो इसको और इसको जोड़ने वाली यानी प्रेक्षक की आंख और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो रेखा है वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, अब ये इधर नीचे की तरफ देख रहा है प्रेक्षक इस वस्तु को, तो इसको यानी इसको और इसको जोड़ने वाली यानी प्रेक्षक की आंख और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, यहाँ पे प्रेक्षक की आंख है और यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गई पहली डेफिनेशन की दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, यानी प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। अब सेकंड, चलिए, तो उन्नयन कोण है। अब ये सेकंड है, उन्नयन कोण किसको कहते हैं? उन्नयन कोण देखिए क्या है, डेफिनेशन लिखिए, जब कोई वस्तु प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर की आंख से ऊपर हो, यानी ऑब्जर्वर की आंख से ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा किन किन के बीच में? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उससे उन्नयन कोण या उनतास कोण, देखो क्या क्या नाम है, उन्नयन कोण, उनतास कोण या उन्नति कोण, और इंग्लिश में कहें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कैसे समझिए, देखिए, ये मान लीजिए ये एक प्रेक्षक है जिसकी ये आंख है, ठीक है। अब ये वस्तु कहाँ है? क्षैतिज के साथ जो वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर हो। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच में ये हो गई लाइन ऑफ साइट मिलाने पर, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन होगी? क्षैतिज रेखा हुई कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन हुई कि नहीं? यानी क्षैतिज रेखा।
तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो यहाँ पर जो ये देखिए सीधी लाइन है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर पे, अब जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग पे कोई प्रेक्षक बैठा है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी ये हाइट है, ठीक है, और यहाँ प्रेक्षक की आंख है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो देखिए इस प्रेक्षक की ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। यानी इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा उन्नयन कोण। अब पढ़ते हैं अवनमन कोण। क्या होता है अवनमन कोण? देखिए अवनमन कोण की डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण या अवनति कोण कहलाता है। दो नाम है इसके, अवनमन कोण या अवनति कोण। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है और प्रेक्षक की आंख यहां पर है, तो ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गई लाइन ऑफ साइट, और इस प्रेक्षक के सामने ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं एच लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एच लाइन। तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा ये थीटा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। यानी प्रेक्षक की, इस बार प्रेक्षक की आंख ऊपर है और वस्तु नीचे है, यानी प्रेक्षक की आंख अगर ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो ये कहलाता है अवनमन कोण। तो हमने दो तरीके के एंगल पढ़े अभी, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। अगर मैं एक साथ डायग्राम बनाना चाहूं तो मान लीजिए एक प्रेक्षक की आंख है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, यहाँ एक P2 पे कोई वस्तु और है, ये फर्स्ट टू फर्स्ट। अब देखिए इस लाइन ऑफ साइट, एक ये हो गई लाइन ऑफ साइट, एक लाइन ऑफ साइट ये हो गई, ठीक है, ये हो गई लाइन ऑफ साइट इसके लिए P1 ऑब्जेक्ट के लिए, और ये हो गई P2 ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ साइट। अब इस आंख के सामने जो सीधी लाइन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एच लाइन। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को शॉर्ट में एच लाइन लिख रहा हूं या क्षैतिज रेखा। अब देखिए तो आंख, जब आंख से वस्तु ऊपर की ओर और आंख नीचे हो यानी प्रेक्षक नीचे की तरफ हो तब तो ये कहलाता है उन्नयन कोण, अभी हमने पढ़ा। और जब आंख और वस्तु नीचे की तरफ और आंख ऊपर हो, पहले केस में क्या था, वस्तु ऊपर थी आंख नीचे थी, इस बार आंख ऊपर और वस्तु नीचे, इस छोटे दूसरे केस में, तब ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा अवनमन, अवनमन कोण। और पहले क्या कहला रहा था, उन्नयन कोण। आई बात समझ में? तो अगर शॉर्ट में अगर आप कोई ट्रिक के हिसाब से याद रखना चाहो तो अवनमन, जब भी हम नमस्कार करते हैं तो नीचे की तरफ झुकते हैं, नमन यानी नमस्कार, यानी हमारा जो एंगल है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच नीचे की तरफ। यानी मान लीजिए मैं सीधा खड़ा और किसी को मुझे नमस्कार करना है तो मेरी आंख नीचे की तरफ मुड़ेगी, आंख नीचे की तरफ मुड़ेगी तो क्षैतिज रेखा के साथ आंख की जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की तरफ एंगल बनाएगी, उसका अवनमन कोण। और उन्नयन यानी मैं नैनों को ऊपर कर रहा हूं, यानी उन्नयन का मतलब उन यानी उठना, मैं नैनों को ऊपर उठा रहा हूं किसी चीज को देखने के लिए, तो वो कहलाएगी उन्नयन कोण। आई बात समझ में? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, लाइन ऑफ साइट पढ़ ली, उन्नयन कोण पढ़ लिया, अवनमन कोण पढ़ लिया। अब देखिए इस चैप्टर में आगे क्या क्या और यूज होगा। एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होगी, 3 टर्म्स हमने पढ़ ली, लाइन ऑफ साइट, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल। अब इसमें और यूज होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम पीछे पढ़ के आए थे पीछे वाली क्लासों में, साइन, कोस, टेन, मोस्टली यही यूज होते हैं, लेकिन इसमें टेन ज्यादा यूज होगा। और हमने पढ़ा था कि साइन का मतलब होता है लंब अपॉन कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार अपॉन कर्ण, और टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है लंब अपॉन आधार। ठीक है, ये तीनों मोस्टली यूज होंगे, इसलिए मैंने तीनों लिखे। और एक ट्रिग्नोमेट्री की अपन ने टेबल पढ़ी थी, उसमें थीटा 60, 45 डिग्री और 30 डिग्री, इनकी वैल्यू मोस्टली यूज होगी इनके क्वेश्चनों में। बाकी जो वैल्यू यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो पूरी देखनी है आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ
टेन थीटा के साथ इनका पेयर टेन 60, टेन 45 और टेन 30 क्या वैल्यू होती है वो आपको इसमें यूज होगी। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले हम एक थोड़ा स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, ताकि जैसे एसएससी जैसे एग्जाम में आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो वो थोड़ा, और हम जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उन स्पेशल केस से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा डिटेल में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चौथा हमारा केस पढ़ते हैं। देखिए स्पेशल केस के अंदर जैसे मान लीजिए एक ये ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए जब हम क्वेश्चन करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से मिलाकर के अगर ये ट्रायंगल बनता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री, एक 30 हो, कोई भी कोण 30 हो तो ऑब्वियसली बात है दूसरा कोण 60 ही होगा, क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 90 चला गया, एक 30 तो फिर 60 होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है। तो हमें हमेशा 60 डिग्री के सामने वाली जो भी लंबाई होगी भुजा की, यानी इसकी भुजा की लंबाई होगी उसको √3 के रेशियो में मानना है। 90 के सामने वाले को 2 के रेशियो में और 30 के सामने वाले को 1 के रेशियो में, यानी 60 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी उसको हमें √3, 90 के सामने यानी हाइपोटेन्यूज को हमेशा हमें 2 और 30 के सामने वाले को हमेशा हमें 1 के रेशियो में मानना है। अब अगर आपको समझना है कि आया कैसे, तो देखिए मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ मेथड, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एंगल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 1060, क्या होता है 10 डिग्री, 10 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, लंब अपॉन आधार। अब 10 30 की वैल्यू √3 के नीचे मैं 1 लिख देता हूं। किसी भी संख्या के अंदर 1 का डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब लंब क्या है, 60 डिग्री के लिए लंब क्या है AB, और 60 डिग्री के लिए आधार क्या है, आधार है BC। तो मेरे पास AB यानी मेरे पास लंब आ गया √3, मेरे पास BC यानी आधार आ गया 1। तो मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे निकाल दूंगा। अब देखिए आधार कितना आ गया था मेरा 1 और लंब का स्क्वायर कितना आ गया था मेरे पास √3 का स्क्वायर। तो इससे मैंने निकाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 बराबर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज बराबर 4, तो h दोनों तरफ रूट लूंगा तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी जो AC है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, वो मेरे पास कितनी आ गई, वो आ गई 2। यानी तो देखिए 60 के सामने वाली √3 थी, यानी लंब आ गया √3, 60 जिस पे बना हुआ है 90 डिग्री और 60 जिस पे बने हुए वो बेस 1 आ गया, हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। तो ये हमेशा जब ऐसा ट्रायंगल बन जाए, इस टाइप का ट्रायंगल बने, तब हमेशा ध्यान रखना कि 60 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होगी वो √3 के रेशियो में मानना है, 90 के सामने वाले 2 के रेशियो में और 30 के सामने वाले 1 के रेशियो में। एक देखिए अब ये 2 नंबर केस में क्या है, जब ऐसा ट्रायंगल बन जाए क्वेश्चंस के अंदर, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन में, जिसमें दोनों कोण 45 हो और ये 90 डिग्री हो, तब 90 के सामने यानी हाइपोटेन्यूज को √2 के रेशियो माना है और ये दोनों 1 के रेशियो माना है। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा था, अगर बीच में चैप्टर के बीच में पढ़ा भी था, और जब ट्रायंगल के चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक से तब हम उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के दोनों कोण अगर समान है तो उन कोण के सामने वाली भुजाओं का मान भी समान होता है। खैर, तो यहां पर 90 डिग्री के सामने क्या मानना है, √2 का रेशियो माना है, और दोनों 45 डिग्री के सामने 1 का रेशियो मानना है। ये तो 2 केस हो गए। अब और एक स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं। केस थर्ड के अंदर 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे अपन। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, नाव है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे 2 अगर ट्रायंगल आ जाते हैं, ट्रायंगल ये एक ये और एक ये आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई प्रेक्षक बैठा है ए पॉइंट पे, ठीक है, ये इसका बी पॉइंट है और ये मान लेता हूँ सी है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब बी से डी की तरफ कोई नाव आ रही है, तो एंगल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे लाइन ऑफ साइट नीचे आती जाएगी तो एंगल, ये वाला एंगल तो कम होता जाएगा, लाइन ऑफ ये अवनमन कोण तो कम होता जाएगा, लेकिन उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये
अब मैं यहाँ पे 3 तरह के एंगल की बात करूंगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों में जब ये डबल एंगल बनते हैं तो या तो 60 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री की बात होती है। तो एक बार मैं 30 और 60 का पेयर लेता हूँ। तो छोटा एंगल यहाँ होगा 30 डिग्री और पास आने पर यह हो जाएगा 60 डिग्री। हमें बस ये देखना है कि AC कितनी होगी। इस टाइप का अगर डायग्राम बनता है किसी क्वेश्चन में तो AC कितनी होगी, CD कितनी होगी और DB कितनी होगी। देखो इस मैं ACD ट्राइंगल में बात करता हूँ, ये 60 डिग्री है। हम ऊपर वाले केस में पढ़ के आए थे, अभी पीछे वाले केस में सॉरी, कि 60 के सामने वाली हमेशा √3 होती है। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा और हम पढ़ के आए थे 30 के सामने वाली हमेशा 1 होती है। ये हो गया 1। चलिए अब ये 30 डिग्री है, ये पूरा 30 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। हम अभी पढ़ के आए कि 30 के सामने वाली 1 होती है, लेकिन यहां तो √3 दे रखा है। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ACB के अंदर 30 के सामने √3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, लेकिन आ गया √3। इसका मतलब एक का मतलब है √3, 1 होना चाहिए था, आ गया √3। यानी ट्राइंगल ACB में एक का मतलब √3 है, तो 60 के सामने आना तो √3 चाहिए था, यहाँ √3 आना चाहिए, CB √3 आना चाहिए, तो CB √3 आना चाहिए था, लेकिन हमें निकालना है। तो क्योंकि अगर 30 के सामने वाले की वैल्यू चेंज हो गई तो 60 के सामने वाले की भी वैल्यू चेंज होगी। तो एक का मतलब √3 है और मुझे निकालना √3 है, तो √3 का मतलब हो जाएगा √3 इंटू √3 माने 3। तो ये पूरी की पूरी CB कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गया, 3। जब CB 3 निकल के आ गया तो DB कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि CD कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2। आई बात समझ में। तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए कि 30 के सामने वाली √3, 1 के सामने वाली CB 3, DB हो जाएगी 2, CD हो जाएगी 1। ये वैल्यू थोड़ा आप याद रख लेना, क्योंकि फटाफट कैलकुलेशन में ये वैल्यू काम आती है। अब देखिए इसका दूसरा, 60 का 30 के साथ पेयर बना दिया। अब मैं 30 का 45 के साथ बनाता हूं दूसरा केस। इसके अंदर ये फर्स्ट केस था, केस थर्ड में दूसरा केस। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, टावर है, टावर की ऊंचाई है, नाव है, वो टावर की तरफ आ रही है। तो एक कोण ये बनाएगा और एक कोण ये बनेगा। ठीक है, अब मैं 30 और 45 का पेयर बना रहा हूं, तो दूर वाला एंगल है वो 30 डिग्री होगा और पास वाला एंगल बड़ा होगा। जैसे जैसे टावर के पास नाव आती जाएगी तो उसका जो अवनमन कोण है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब हम पढ़ के आ रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला हमेशा 1 होता है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है, ये पूरा के भाई ये 30 डिग्री है। ये ट्राइंगल ACB एंड D में, यहां पर देखो अगर ये 30 डिग्री है ACB ट्रायंगल में, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। और हमने पढ़ा था कि 60 डिग्री के सामने वाला हमेशा √3 होता है, यही पढ़ा अपन ने। ठीक है, अब ये 45 डिग्री है, इसमें 45 के सामने वाला भी हमने 1 पढ़ा था, तो यहाँ तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी भी नहीं। 30 डिग्री के सामने भी अपन ने 1 पढ़ा था, और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि 45 डिग्री के सामने वाले को भी जो भुजा होती है उसको 1 के रेशियो में देना है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये हो गया जाएगा 1। अब देखिए CD 1 है और CB √3 है, तो DB क्या हो जाएगा, √3 में से 1 घटा दो, तो मेरे पास DB आ जाएगा, √3 में से 1 घटा दिया, तो ये एक बन गया। अब देखिए थर्ड केस, देखिए 60 का 30 के साथ पेयर बना दिया, 30 का 45 के साथ, अब एक और पेयर बच गया ओनली फॉर 60 और 45 का। तो अब थर्ड केस भी अपन पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए टावर है, टावर की ऊंचाई है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा आप समझ लेना, सीधा नहीं बन रहा है ट्रायंगल, लेकिन आप समझ लेना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एंगल है, सॉरी मेरे वर्डों पे मत जाइएगा। जो डिजिटल बोर्ड पे मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझना, तो कंसेप्ट काम आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझने के लिए जरूर काम आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में हेल्प आपका समझा हुआ कंसेप्ट ही आपकी हेल्प कर पाएगा। अब हम कौन सा पेयर ले रहे हैं, 60 का 45 के साथ, तो दूर वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, और पास वाला एंगल बड़ा होगा, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये हो गया ABC एंड D। ठीक है, अब देखिए 40, देखिए पहले मैं इस छोटे वाले से शुरुआत कर लेता हूँ।
60 के सामने वाला हमने हमेशा पढ़ा है वो होता है √3, और 45 डिग्री के सामने वाला हमने पढ़ा है कि वो होता है 1। ठीक है, अब ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा भाई, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ एंगल ट्रायंगल ए सी बी में बचा हुआ एंगल कौन सा, 45 डिग्री। तो अगर इस 45 डिग्री के सामने √3 है, यानी 1 का मतलब यहाँ पे √3 है, तो ये भी तो 1 होगा, सी बी भी 1 होगा, तो इसका मतलब सी बी क्या हो जाएगा, वो भी √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बी वो भी √3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि इस ये 45 डिग्री के सामने अगर √3 है तो इस 45 डिग्री के सामने भी √3 होगा, क्योंकि समान कोण के सामने वाली भुजाएं भी समान होती है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, अपन ने ऊपर वाले पिछले वाले केस में बात की थी। ठीक है, अब देखिए ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये √3 है तो ये क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। ये सी डी 1 होगा, तो फिर मैं डी बी क्या निकाल दूंगा, √3 - 1। आई बात समझ में, तो मैं डी बी निकाल दूंगा √3 - 1। एक बार इस ट्रायंगल को वापस लिख लेते हैं। देखिए जब 60 डिग्री और 30 डिग्री का पेयर बनाएंगे तब जो नीचे वाला पूरा बेस होगा नाव का, दूर से टावर की तरफ आने के लिए जो पूरा बेस होगा वो हमेशा 3 के बराबर होगा। ये बात जो भुजा लंबाई होगी आधार की वो हमेशा 3 के बराबर होगी, लंब होगा वो हमेशा √3 के बराबर होगा। और अगर मुझे बी से डी आने में जो दूरी तय की है वो निकालनी है तो वो हमेशा 2 के बराबर होगी, और डी से सी से डी के बीच की दूरी यानी टावर की जहाँ नाव नजदीक वाले पॉइंट पे है उसके बीच, तो ये हमेशा 1 होगा। ये चीजें हमेशा याद रखना। ठीक, ऐसे ही अगर मैं 45 डिग्री और 30 का पेयर बना करके ट्रायंगल बनाऊं तो उस केस के अंदर जो लंब होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, और जो नाव पहले वाले पॉइंट से टावर से कितना दूर होगी वो भी √3 दूर होगी, और नाव ने कितनी डिस्टेंस कवर की जब 30 डिग्री से 45 डिग्री मुड़ना, तब वो होगा √3 - 1। ये आप हमेशा याद रखना। और 45 से मतलब टावर से जो नजदीक वाला पॉइंट है उससे नाव कितनी दूर है, अगर वो डिस्टेंस निकाले तो वो 1 के रेशियो में आएगी। ठीक है, थर्ड केस में पेयर बनाए हमने 60 का और 45 डिग्री का। ठीक है, तो हम लंब हमेशा √3 के रेशियो में होगा। ठीक है, और जो दूर की डिस्टेंस है, इन दूर सबसे दूर वाले पॉइंट से टावर से कितनी दूर थी नाव, तो उसकी अगर डिस्टेंस निकाले वो √3 के रेशियो में आएगी। और जो नाव ने जो डिस्टेंस कवर की वो अगर निकालना तो वो √3 - 1। ठीक है, और ये हो जाएगा सी डी हो जाएगा 1। देखिए, तो देखिए हमने जितने भी केस पढ़े थे, यानी 45 डिग्री के सामने हमने कहा ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये कितना होगा √2। 30 के सामने हमने कहा था कि अगर ये 1 है तो 60 के सामने हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। आई बात समझ में, ये केस हम पढ़ के आ रहे थे। अब हमें और दूसरे केस हमने ये पढ़े थे कि जब कोई नाव है जो क्षैतिज की तरफ आती है तो 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री यही मोस्ट ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं, और इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी आती हैं। तो फिर हमने कहा था कि जब 30, 60, 45 का पेयर बनेगा तब भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 1, 1, √3 - 1, √3। और जब 60, 45 का पेयर बनेगा तो 1, √3 - 1, √3। और 60, 30 का जब पेयर बनेगा तब लंब हो जाएगी √3, और ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी दूरी, ये हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 2 यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगी 1। तो ये आपके स्क्रीन सारे केस है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, चाहे ये स्पेशल केस हो या फिर अवनमन कोण, उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा, इसके बेस पे अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। शुरू में सब क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर एक वृक्ष के शिखर पर बैठे पक्षी को वृक्ष के आधार से 20 मीटर की दूरी से देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी बात हो रही है, उन्नयन कोण की बात हो रही है। उन्नयन कोण के अंदर क्या होता था, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता था, ऊपर होता था, और प्रेक्षक जो होता था वो नीचे होता था। उन्नयन कोण में हम यही देखते थे, प्रेक्षक नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर। ठीक है, तो ये मान लीजिए वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेक्षक है जो वृक्ष
यहाँ बैठे किसी पक्षी को देख रहा, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो इस प्रेक्षक की आंख के लिए, ये आप समझ आना, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है, ये दे रखा है अपन को 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक पक्षी बैठा, यहाँ प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है पक्षी को, यहाँ पे पक्षी बैठा है, तो मुझे इसकी हाइट निकालनी है। मान लेता हूं मैं ये h है, ठीक है, और ये मुझे कितनी देर की है, 20 मीटर। ये कितनी देर के, 20 मीटर। अब देखिए शॉर्ट टिप से करें तो अभी हमने पढ़ा था कि जब इस टाइप का ट्रायंगल बने तो 60 के सामने वाली हमेशा √3 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाली 20 मीटर होती है, नहीं सॉरी 30 डिग्री के सामने वाली हमेशा 1 होती है। तो 1 का मतलब आपको दे रखा है 20 मीटर, दे रखा ही नहीं दे रखा है। और 60 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, √3। 30 के सामने वाली हमेशा 1, तो √3 का मतलब हो जाएगा 20√3 मीटर। और √3 किसके बराबर है, h के बराबर है, यानी अपने पास h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। ये तो हो गया शॉर्ट के अंदर। अब थोड़ा अगर हमें ये ट्रायंगल की वैल्यू पता नहीं हो और भूल जाएं, तब हम कैसे करेंगे, देखो ये है 60, ये मैं मान लेता हूं h है, ये है 30, ये 60 डिग्री है, ये h है, और ये मुझे दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, उन्हें इन्होंने बना दिया, इन्हें डायग्राम मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दिया। अब देखिए 60 के लिए ये हो गई आधार, यानी एक मुझे आधार दे रखी है 60 के एंगल 60 डिग्री के हिसाब से चल रहा हूं मैं, आधार दे दी है 20 मीटर। अब 60 के h निकालनी है, तो h 60 के लिए क्या है, लंब, यानी लंब h मीटर। 60 डिग्री दे दिया, आधार दे दिया, लंब दे दिया। अब कौन सा ट्रायंगल है जो लंब और आधार में रिलेशन बताता है, तो वो होता है tan थीटा। tan थीटा क्या कहलाता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। लंब क्या दे रखा है मुझे, h, और आधार क्या दे रखा है 20, यानी tan 60 की वैल्यू है √3, वो किसके बराबर है, h अपॉन 20 के बराबर है। तो मेरे पास h आ जाएगा 20√3 मीटर। ये मेरा आंसर है। देखो यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का शिखर से अवनमन कोण, इस बार अवनमन कोण की बात हो गई। और अवनमन कोण क्या होता है, यानी नमन, यानी नीचे झुकना, यानी प्रेक्षक होगा ऊपर, वस्तु होगी नीचे। तो मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, तो मेरी आंख नीचे झुकेगी अवनमन में, तो यहां मान लीजिए कोई प्रेक्षक शिखर के टॉप पे बैठा है और इससे 100 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देख रहा है, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट, LOC ये हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। यहां ऑब्जेक्ट को P को देख रहा है, तो देखिए इसके सामने ये हो गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, अब क्षैतिज रेखा और LOC के बीच में बनने वाला एंगल अवनमन कोण होगा, ये मुझे दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है, 30 डिग्री, और ये है मेरा 90 डिग्री। अब देखिए मुझे निकालनी क्या है, इसकी हाइट निकालनी है मीनार की, मान लेता हूं h मीटर, हाइट हो गई h मीटर। अब मुझे h निकालना है, ये मुझे 100 डिग्री दे रखा है, सॉरी 100 मीटर दे रखा है, यानी ये मान लेता हूं A, PQR एक ट्राइंगल बन गया। अब देखो PR आपको 100 मीटर दे रखी है, आपको QR निकालना है, लेकिन मेरे यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये अब इन दोनों में से कोई एक 30 होगा, एक कोई 60 होगा, क्योंकि अवनमन कोण ये बनता है। हमने पढ़ा था कि अवनमन कोण प्रेक्षक की आंख के सामने वाले क्षैतिज रेखा और LOC के बीच में बनता है। लेकिन देखिए जब हम रेखाओं, प्रतिच्छेदी रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ेंगे, तब उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर बने हुए कोण, इंटीरियर एंगल हमेशा समान होते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी मैं अगर इसको z के रूप में लिख दूं, यानी ये z है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो देखो ये z बना, ये एक z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये z बन रहा है। अगर ये 30 है तो एकांतर, इसको एकांतर, ये 30 है तो ये 30 है। अब मेरे पास देखो ये 30 डिग्री आ गया, अब हमारे पास एक परफेक्ट एंगल बन गया 90 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री के सामने अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री, एक 30 है तो एक 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने वाली रेखा हमेशा क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ √3 का मतलब दे रखा है
100 मीटर। क्या दे रखा है? 100 मीटर। और 30 के सामने 1 होती है, तो 1 का मतलब h, तो h का मतलब मुझे निकालना है। तो √3 का मतलब है 100 मीटर, तो 1 का मतलब हो गया 100/√3, 100/√3 हो गया। और एक माने h, तो h क्या आ जाएगा? 100/√3 मीटर। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो देखिए ये डायग्राम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन के आ गया। ठीक है, ये एंगल कितना था? 30 था बाई लाइन ऑफ साइट और इस क्षैतिज रेखा के बीच में, तो ये भी 30 होगा। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये मुझे दे रखा है 100 मीटर। मुझे मीनार की ऊंचाई h ही निकालनी थी। ठीक है, तो देखिए एंगल 30, उसके लिए आधार क्या है? 100 मीटर है। और जो चीज जो वैल्यू लंबाई हमें निकालनी है वो 30 के लिए क्या काम करे? लंब का। तो लंब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan थीटा बताता है आधार और लंब के अंदर tan थीटा रिलेशन बनता है। तो tan 30 लंब अपॉन आधार। अब लंब कितना है वो हमने h माना है, h माना था ना, तो h अपॉन ये कितना हो गया? आधार 100। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 हो गया। तो ये हो गया h/100। अब मैं 100 को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा h बराबर 100/√3। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो 100/√3 की वैल्यू होती है 1.732, और 1.732 का जब 100 में भाग दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 57.73 मीटर। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके, लेकिन डायग्राम सही बनना चाहिए। यानी एंगल अगर आपको सही समझ में आ गया है कौन सा एंगल अवनमन है कौन सा उन्नयन है, और डायग्राम सही से बन गया तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से, यानी एक ही इमारत है 7 मीटर ऊंची है, 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरा, इसके सामने एक कोई मीनार खड़ी है। ठीक है, दोनों एक ही धरातल पे खड़े हैं। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे एक मीनार के उस सिरे से उन्नयन कोण, यानी इसकी इमारत से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ, उन्नयन ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इमारत के यानी मीनार के टॉप पे है, यहाँ पे है। तो ये एलओसी हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो ये बन गया कोण 60 डिग्री। ठीक है, इसके पाद का, यानी ये जो मीनार है इसका पाद का मतलब पैर, इसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण क्या होता है? क्षैतिज रेखा, डायग्राम आप सीधा मान लेना, क्षैतिज रेखा और एलओसी यानी लाइन ऑफ साइट ये हो गई, उनके बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये डिस्टेंस यानी ये हाइट हमें पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये 30 डिग्री है, तो जेड के हिसाब से ये भी 30 डिग्री होगा। अब मैं इन सिरों को कुछ नाम दे देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में सॉल्व आसान रहेगी। ए बी सी डी और ई। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे बी ई निकालना है। अब देखिए बी, अगर ये 7 मीटर है, क्वेश्चन में दे रखी है इमारत जो 7 मीटर की है, तो ये सी बी भी 7 मीटर की होगी, यानी बी ई क्या होगा? बी ई का मतलब है बी सी प्लस सी ई, यानी बी सी तो मेरा 7 मीटर का है ही, और प्लस सी ई, यानी बी ई निकालने में अगर मुझे सी ई पता चल जाए तो मेरा बी सी निकल जाएगा। अब सी ई कैसे पता चलेगा? सी ई पता चलने के लिए एक एंगल तो मुझे दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगा सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ जो त्रिभुज है डी सी ई इसी में आ रही है, सी ई इसी में आ रही है ना, भुजा सी ई इसी ट्रायंगल में आ रही है, तो यहां मुझे सिर्फ ओनली फॉर 60 डिग्री का एक एंगल ही दे रखा है। लेकिन मुझे किसी भुजा के एक भी वैल्यू के बारे में अगर एक भी वैल्यू दे देते तो मेरा काम बन जाता, लेकिन एक भी वैल्यू नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे डीसी की वैल्यू निकाल देंगे, और डीसी देखो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। अगर मुझे ए बी पता चल जाए, अगर मुझे ए बी पता चल जाए तो इनडायरेक्टली मुझे डीसी पता चल जाएगी, तो मैं ए बी निकालता हूं। तो ए बी निकालने के लिए ये 30 डिग्री का कोण है। देखिए ए बी
ये त्रिभुज डी ए बी डी में आ रहा है। तो देखिए 30 डिग्री के लिए एंगल, 30 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 30 डिग्री के लिए आधार कौन है, ए बी, जो मुझे निकालनी है। और 30 डिग्री के लिए लंब कौन है, लंब है एडी, जो दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, अब tan 30, तो tan 30 डिग्री लंब अपॉन आधार, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर 7/AB। तो मेरा AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा 7√3 मीटर। अब देखिए मेरा AB निकल गया, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरा DC निकल गया 7√3 मीटर। अब वापस देखिए DCE के अंदर मुझे DC पता चल गया, यानी DC पता चल गया 7√3 मीटर। ठीक है, ये DC √60 एंगल के लिए DC किसका काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, यानी एंगल 60 डिग्री के लिए आधार जो है वो है 7√3 मीटर। और मुझे निकालना क्या है, AC निकालना है। AC क्या है, √60 के लिए लंब का काम करेगा, तो लंब जो है वो ये है AC भुजा है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी EC अपॉन आधार 7√3 मीटर। tan 60 कितना हो गया √3, तो EC बराबर 7√3। तो मेरा AC क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 7√3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो √3 इंटू 7√3, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई 3 और 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 21। अब देखिए मेरा CE निकल के आ गया, AC बोलूं या CE बोलूं एक ही बात है, मेरा CE निकल के आ गया, कितना आ गया, तो मेरा BE वो आ जाएगा 7 + 21 मीटर। तो BE मतलब H हाइट 28 मीटर। यानी हमारे पास जो क्यों आंसर आ रहा है इमारत का, वो क्या निकल के आ रहा है 28 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हमारे पास निकल के आ रही है 28 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सूर्य का 49 कोण यानी एल्टीट्यूड 49 कोण है वो 45 डिग्री से, यानी मान लीजिए ये सूरज है। ठीक है, अब इसका 45 डिग्री से 23 डिग्री बदलता है, यानी जैसे कोई मीनार है, खंबा है, पहले सूरज ऊपर था, शाम होते होते नीचे ढल जाता है ना, जब ऊपर था तब इसकी किरण यहां पड़ रही थी, यानी तो ये कह रहा है कि ये था 45 डिग्री, और जैसे जैसे सूरज नीचे गया तो इसकी किरण यहां पड़ने लगी, मतलब छाया बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो छाया बढ़ी तो ये हो गया 23 डिग्री। ठीक है, तो ये एक खंबा था, इसकी परछाई पहले तो इतनी थी 45 डिग्री में। ठीक है, और जैसे ही 49 कोण बढ़ा, यानी सूरज का 49 कोण बढ़ा, यानी एक तरीके कहें तो अवनमन कोण, सूरज का अवनमन कोण, और यहाँ जो प्रेक्षक, यहाँ जो खंबे का जो पॉइंट है मान लीजिए उनका उन्नयन कोण, यानी अवनमन कोण। ये कुल मिलाकर के सूर्य का ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 होगा, और ये पहले 45 था, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास डायग्राम बन गया 30 डिग्री 45 डिग्री। अब हमें ये कितनी इसकी परछाई बढ़ गई 18 मीटर ये दे रखा है, तो हमें पूछा क्या है, ये हाइट पूछी है। क्या पूछा है, ये हाइट पूछी। देखिए अभी हम जब स्पेशल केस पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब ऐसा एक केस आ जाए जिसमें एक कोण 45 हो, पास वाला कोण, और दूसरा कोण 30 डिग्री हो, 45 और 30 डिग्री हो, तब हमने कहा था कि इनके बीच में जो भुजाओं का रेशियो है वो क्या होगा, कि ये तो हो जाएगी 1, यहां से यहां तक हो जाएगी √3 - 1, और ये टोटल हो जाएगी √3, ये पढ़ा था, और ये पूरी हो जाएगी टोटल 1। यही रेशियो पढ़ के आए थे। इसका मतलब √3 - 1 की वैल्यू अपन को दे रखी है, वो उसका मतलब कितना है 80,
उसका मतलब कितना दे रखा है, 18 मीटर दे रखा है। √3 - 1 की वैल्यू है 80, तो 1 की वैल्यू होगी 18/√3 - 1, और हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली भुजा निकालनी है, हमें तो हाइट निकालनी है ये, और इसका मान क्या है, रेशियो के रूप में 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, 18 × √3 - 1। अब परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि रूट के कोई नंबर a प्लस b है, और अगर इन दोनों में से किसी के ऊपर अगर रूट है, चाहे a के ऊपर हो चाहे b के ऊपर हो, और ये प्लस माइनस है, तो परिमेयकरण करेंगे तो इनके अपोजिट माइनस प्लस से अंश और हर में गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? यानी जैसे मान लीजिए ये है a प्लस बी डिवाइड के अंदर, यानी डिनोमिनेटर, और b के ऊपर रूट है, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर के अंदर दोनों का a - √b का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए नीचे है a - √b डिनोमिनेटर में, तो परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस b √b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या है, 18/√3 - 1 है, तो मैं √3 + 1 और √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा a - b a + b, वो हो जाएगा a² - b b², तो जिस पर भी रूट लगा होगा रूट हट जाएगा। अल्टीमेटली हमारा पर्पज होता है इसके ऊपर रूट हटाना। नीचे वाले डिनोमिनेटर में अगर किसी नंबर पे रूट लगा हुआ है a + b में, तो वो रूट हटाना, तो ये हो जाएगा 80√3 + 1, और नीचे बच जाएगा a² 3 और b² 1, तो ये हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया 2, और 2 का 80 में डिवाइड करूंगा 40, तो 40√3 + 1 मीटर, ये मेरी h आ जाएगी। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। अब देखिए, अगर आप शॉर्ट तरीका भूल जाते हैं तो लॉन्ग तरीका चलते हैं। देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। अब देखो, ये 45, ये 45, ये 90। अगर 45 के सामने वाली भुजा अगर h है ये, तो इस 45 के सामने वाली भुजा ये भी तो h ही होगी, क्योंकि समान कोणों के सामने वाली भुजाओं का मान समान होता है। ये त्रिभुजों की प्रॉपर्टी में हम आगे पढ़ेंगे जब त्रिभुज पढ़ेंगे। आप अभी इतना ही समझो कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, सॉरी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के अंदर, मैंने इससे पहले जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें मैंने इक्विलैटरल बोल दिया था इंग्लिश में, आप ध्यान रखना, वो आइसोस्केल्स है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये अगर 45 है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो इनके सामने वाली भुजाएं, इनके सामने वाली भुजाओं का मान भी बराबर होगा, समान कोणों के सामने वाली भुजाओं का मान भी बराबर होगा। तो ये h है, मुझे अल्टीमेट h चाहिए। अब ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो देखिए 10 30, मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इस 30 के लिए 10 का मतलब होता है लंब अपॉन आधार, 30 के लिए लंब कौन है, h, और आधार कौन है, h + 80। ये पूरा आधार होगा कि नहीं होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक, और ये पूरा कितना है, h + 80, h + 80, और ये होता है 1/√3 बराबर h/h + 18, यही होता है। अब देखिए, इस h + 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो h + 80 और h का √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो √3h, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं h को इस जिसका वैल्यू निकालने उनको एक साइड में ले लूं, बाकी सबको, तो मैं लिख दूंगा √3h - h बराबर 80, मैंने तरीके से ऐसे लिख दिया, h को कॉमन ले लो, तो बच गया √3 - 1 बराबर 18, बच गया, ठीक है। अब √3 - 1 को उधर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई के साथ है, इसमें h कॉमन लेने के बाद √3 - 1 बचा, इसको नीचे भेज दिया, √3 - 1, अब फैक्टराइजेशन कर लो वापस, 18/√3 - 1 इंटू √3 + 1 √3 + 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बच जाएगा 80 इंटू √3 + 1, और नीचे √3 - 1 और √3 + 1, a² - b² बन जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3 माइनस b का स्क्वायर यानी 1, ये 2 बच जाएगा, 2 का डिवाइड 18 के अंदर 14 √3 + 1
मीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, यानी हाइट आ गई। शॉर्ट ट्रिक से निकाला तब भी आ गई, लॉन्ग ट्रिक से निकाला तब भी आ गई। अब देखिए, ये चैप्टर थ्योरेटिकली अपना पूरा हो गया है। हमने शुरू के पहले क्लास में क्या पढ़ लिया, कोण और उनके माप पढ़ लिए। फिर सेकंड क्लास के अंदर हमने न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात भी पढ़े थे। फिर थर्ड और फोर्थ क्लास के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ली थी और उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हमने ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्या पढ़ ली। ये सब थ्योरी अपन ने 6 क्लास में पूरी कर ली, 1 से 6 क्लास में पूरी कर ली। थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए। अगर आपने अभी तक एक से पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जो प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखिए। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से 3 क्लासेज के अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, स्टेप जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं चाहूंगा कि अब हमारे पास, क्योंकि आपका जो एलडीसी का एग्जाम है मुश्किल से 90 से 95 डेज बचे हैं अब, ठीक है। अभी तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, 90 से 95 दिन बचे हैं। आप मुझ में भरोसा रखिए कि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि मैं सेम टाइप के यहाँ पर एक ही या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कहीं से भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्लासेज में एक ही टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन, यानी सारे टाइप कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी भर्तियों के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी 2 से 3 वीडियो के बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम 7वां चैप्टर ये शुरू करेंगे, आंकड़ों के चित्रों द्वारा निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। तो 6 चैप्टर की थ्योरी आज कंप्लीट हो गई है। हमने इसके इजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब हम आगे से 2 से 3 क्लासेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे इंडिया लेवल पे कोई एसएससी के अंदर एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और प्लस ये एलडीसी, पटवारी, सीटी वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन आ रखा है और मुझे लगता है कि उसका नेचर एलडीसी के एग्जाम में आने के लायक है, तो उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन 2 से 3 क्लासेज में कवर करेंगे। अगर आपने पीछे की थ्योरी मिस भी कर दी है और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ वापस रिपीट करता रहूंगा। उसके अंदर कोई अगर प्रॉपर्टी लग रही है वो पढ़ाऊंगा, अगर कोई फॉर्मूला जो मुझे लगता है कि वापस समझाना चाहिए मैं वापस समझाऊंगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन